हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारे सारथी बैच का लेक्चर नंबर 29 है। जैसे कि हमने ओबीजी के कुछ लेक्चर्स कर लिए हैं, लगभग 13 लेक्चर्स ओबीजी के हो चुके हैं। आज ओबीजी का अगर हम स्पेसिफिक लेक्चर की बात करें तो लेक्चर 14 है। अदरवाइज पूरे हम बैच की बात करें तो लेक्चर 29 है आज सारथी बैच का। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। हमारा ये जो सिलेबस है पूरा मैटरनिटी नर्सिंग का, जिसमें हमने लास्ट टाइम जो है ये प्लासेंटा एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह ये टॉपिक कंप्लीट कर दिए थे। आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। कैसे हम एक फीमेल की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाल सकते हैं कैलकुलेशन के बेसिस पे, जिसमें हमको सिर्फ एक लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के बारे में पता होगा और हम कुछ कैलकुलेशन लगाएंगे और डायरेक्टली फीमेल को उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बता देंगे। आज हम सीखेंगे कैसे ईडीडी निकालते हैं और इसके साथ में ही चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड एएनसी, जो एंटीनेटल केयर और चेंजिंग जो प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ी बहुत होती हैं, उनके ऊपर भी आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ ईडीडी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, तो आप देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है, ये झारखंड एसएससी 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है और एएसआईसी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो, 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और 16 से चला आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज। आपको तो पता है कि 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन इसने डेज में पूछा है आपको, तो कितने दिन की प्रेगनेंसी होती है। तो 9 मंथ को जब हम कन्वर्ट करते हैं डेज में तो 280 डेज की प्रेगनेंसी हो जाती है। इज इट क्लियर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो देखो क्या है, नॉर्मल ड्यूरेशन जो प्रेगनेंसी की होती है, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज 40 वीक्स। अगर वीक्स में पूछें तो 40 वीक्स, अगर डेज में पूछें तो 280 डेज। मंथ तो सबको पता ही होता है। क्लियर, समझ आ गया। तो 280 डेज। अब कब से, फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, एलएमपी जो है ना, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो फीमेल को, क्योंकि आपको पता है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद उनमें पीरियड्स नहीं आते, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं वर्क करता। कॉज वो जो एग था वो बाहर थोड़ी ना आएगा, वो तो अब फर्टिलाइज हो गया। वो सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड 38 वीक्स, लगभग 26 डेज फ्रॉम ओवुलेशन, 266 डेज फ्रॉम ओवुलेशन। ये क्या कह रहा है आपको, सिंपली 280 डेज तो हैं, लेकिन हमको अगर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से कहा जाए तो वो क्या है, 38 वीक्स। क्यों 38 वीक्स, क्योंकि 14 दिन पीछे चले जाएंगे ना, क्योंकि ओवुलेशन हुई थी 14th डे पे। 14th डे पे क्या हुई थी, ओव्यूलेशन। इज इट क्लियर। ओवुलेशन कब हुई है आपकी, ओवुलेशन 14 डे पे हुई है। अब ये प्रेगनेंसी जो है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जब, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जब था, लास्ट पीरियड जब आए थे उसके बाद जब पीरियड स्टार्ट हुए होंगे नए एग के, तो 1 to 14 डेज तक तो वो एग ही था। बट 14 डेज के बाद और फर्टिलाइजेशन हो गई होगी और यहां से फीमेल प्रेग्नेंट होना स्टार्ट हुई है। क्लियर। तो यहां से लेकर हम पूरा कहां से गिनते हैं, तो यहां से गिनते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को। इज इट क्लियर। आगे हम फिर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ज्यादा ये समझ आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राक एमएससी नर्सिंग 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, a healthy newborn baby is born at term। एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी है, वो बॉर्न होता है टर्म पे। अब टर्म कौन सी है, मतलब कब हम मानेंगे कि एक हेल्दी बेबी पैदा हुआ, अपने फिक्स्ड एक प्रॉपर टाइम पे, जब वो कंप्लीटली जो है डेवलप था। तो याद रखना 37 से 40 वीक जो है, 37 से लेकर 40 वीक्स के बीच में जो भी बेबी पैदा होते हैं वो टर्म बेबीज होते हैं, हेल्दी बेबीज माने जाते हैं। इज इट, मतलब टर्म के अकॉर्डिंग हेल्दी बेबी उनको माना जाता है। इज इट क्लियर। अब देखो, a healthy newborn baby is born at term between 37 to 40 week। एक हेल्दी बेबी जो टर्म में पैदा होता है वो हो गया 37 to 40 वीक्स ऑफ फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। इज इट क्लियर। ऑफ फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, फर्स्ट डे से लेकर कब तक, लगभग 280 डेज तक। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट वीक से लेकर कौन से वीक तक, 37 से 40 वीक तक। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन प्लासेंटा एट टर्म इज। अब जो प्लासेंटा होता है उसका वेट कितना होता है टर्म पे, जब बेबी कंप्लीटली डेवलप हो जाता है उस टाइम पे प्लासेंटा का कितना वेट होता है, तो याद रखना 500 ग्राम्स प्लासेंटा का वेट होता है। तो कहां कहां पूछा गया है, एनवीएस 2022 में क्वेश्चन आया है, एम्स पटना में ये क्वेश्चन पूछा गया है और बीएचयू में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इज इट क्लियर। अब देखो एक्सप्लेनेशन इसकी, वेट ऑफ यूट्रस इंक्रीज फ्रॉम नॉन प्रेग्नेंट। अब देखो जो यूट्रस का वेट है, वेट ऑफ यूट्रस इंक्रीज फ्रॉम नॉन प्रेग्नेंट 50 ग्राम्स टू 500 ग्राम्स। तो नॉन प्रेग्नेंट का 50 ग्राम था, और जब वो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो 500 ग्राम्स हो जाता है टर्म। इट्स डायमीटर इज 15 to
20 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना हो जाता है यूट्रस का 15 से 20 सेंटीमीटर, एंड थिकनेस जो है वो 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाती है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका पीजीआई चंडीगढ़ में आया हुआ है, पीजीआई चंडीगढ़ स्टाफ नर्स 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको? नॉर्मल क्राउन रम्प लेंथ, देखो क्राउन रम्प लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है नॉर्मली जो क्राउन रम्प लेंथ है बर्थ के टाइम पे, ये लेंथ एट बर्थ एज कितनी होती है, बर्थ के टाइम पे बेबी की लेंथ, क्राउन रम्प लेंथ कितनी होती है। अब क्राउन रम्प लेंथ होती क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा, पहले आप डायरेक्टली इस आंकड़े को याद रखो। ये 50 सेंटीमीटर मतलब 38 से 50 सेंटीमीटर क्राउन से लेकर बोटेक्स के रम्प तक जो हाइट होती है बेबी की वो कितनी होती है। तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है, जो बेबी होता है ना, जो अभी चल नहीं पा रहा है, जो अभी स्टैंड खड़े नहीं हो पा रहा है, तो उसकी हम हाइट नहीं देखते, क्योंकि बेबी को हम खड़े नहीं कर सकते, तो उसको हम लेटा के उसको देखते हैं, इसको रिकम्बेंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। जब लेटा के बेबी को देखा जाएगा तो एक स्केल होता है, उसके ऊपर बेबी को लेटाते हैं, और उस स्केल के ऊपर जो है मेजरमेंट्स लिखी होती हैं, रिकम्बेंट स्केल इसको बोलते हैं, रिकम्बेंट हाइट मेजरिंग स्केल, ठीक है। तो 38 से 50 सेंटीमीटर होती है क्राउन रम्प लेंथ। क्या होता है क्राउन रम्प लेंथ? देखो अब इस डायमीटर में आपको देखिए, इस डायग्राम में आपको अच्छे से दिखेगा क्राउन रम्प लेंथ क्या है। तो देखो ये क्राउन है, क्राउन से लेकर इसके बोटेक्स के रम्प तक ये जो लेंथ आती है ये क्राउन रम्प लेंथ होती है, और 38 से 50 सेंटीमीटर होती है ये बेबी में, जो बच्चा पैदा होता है उसमें ये होती है। अब देखो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है कि क्राउन रम्प लेंथ, CRL इसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो क्राउन रम्प लेंथ, क्राउन रम्प लेंथ is the distance from the crown, crown से लेकर crown of the baby head to apex of buttocks, apex जो buttocks का apex है वहां तक की लेंथ को हम क्या बोलते हैं? crown ramp length। is it clear? मेजरमेंट यूज टू एस्टिमेट गेस्टेशनल एज, अब इसकी मेजरमेंट से हम बच्चे की गेस्टेशनल एज को पता, मतलब जो यूएसजी में अल्ट्रासोनोग्राफी में डॉक्टर जो चेक करता है बच्चे की ग्रोथ को, तो वो इस लेंथ को भी देखता है, ठीक है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप देखो जो एम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ है इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्राउन रम्प लेंथ। जो एम्बिलिकल कॉर्ड की जितना हमारा क्राउन रम्प लेंथ होते जाएगा उतनी उतनी बड़ी एम्बिलिकल कॉर्ड भी होते जाएगी थ्रू आउट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान। इज इट क्लियर? मतलब जितनी बड़ी क्राउन रम्प लेंथ उतनी बड़ी जो है आपकी एम्बिलिकल कॉर्ड होती है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है? ये उत्तराखंड में कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, नर्सिंग ट्विटर में 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच सोनोग्राफिक पैरामीटर प्रोवाइड्स रिलायबल एस्टिमेट ऑफ गेस्टेशनल एज। अब ये कह रहा है वो सोनोग्राफिक पैरामीटर बताओ जो हमको प्रोवाइड करता है एक रिलायबल एस्टिमेटेड गेस्टेशनल एज बिटवीन 12 एंड 24 वीक, बिटवीन 12 एंड 24 वीक्स गेस्टेशन। कौन सा हमको एक मतलब ऐसा सोनोग्राफिक डाटा जो हम चेक करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, उसमें हमको बताओ। सोनोग्राफी क्या है? सिंपली अल्ट्रासाउंड की बात हो रही है, क्योंकि अल्ट्रासोनोग्राफी उसको हम कहते हैं। अब देखो सोनोग्राफी का ऐसा पैरामीटर बताओ जो हमको एग्जैक्टली जो है वो डायरेक्टली गेस्टेशनल एज के बारे में हमको बताएगा, कब से कब, 12 से लेकर 24 वीक के बीच में। तो क्या वो क्राउन रम्प लेंथ होता है? क्या सीआरएल से हम देखते हैं? क्या बीपीडी, ये क्या कौन सी होगी? बाई पैराइटल डायमीटर, जो आपके पैराइटल बोन है इसका डायमीटर ये बताता है, या एसी एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस का तो कोई लेना देना नहीं है, एफएल फिमोरल लेंथ ये भी नहीं है। देखो ये सब चेक होते हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली इसने हमको पूछा है 12 एंड 24 वीक्स में कौन सा एस्टिमेटेड गेस्टेशनल एज हमको बता रहा है बिटवीन 12 एंड 24 वीक्स। तो विच सोनोग्राफिक पैरामीटर प्रोवाइड्स रिलायबल, कौन सा सोनोग्राफिक पैरामीटर जो है जो रिलायबल ऑथेंटिक एस्टिमेशन दे रहा है हमको गेस्टेशनल एज की बिटवीन 12 एंड 24 वीक। याद रखना बाइपोलर डायमीटर या बाइपैराइटल डायमीटर। इज इट क्लियर? 20 का आंसर आ जाएगा। अब देखो बाइपैराइटल डायमीटर क्यों और कैसे। पहले देखो बाइपैराइटल डायमीटर क्या है। ये आपकी पैराइटल बोन्स आ गई, ये बेबी के पैराइटल बोन्स आ गए, ये फ्रंटल बोन्स आ गए, ठीक है। उसके बाद ये सूचर्स के साथ जुड़ा होता है। जब हम फिटल स्कल को पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो बाइपैराइटल डायमीटर ये हो गया 9.5 सेंटीमीटर का होता है, याद रखना। तो ये बाइपैराइटल डायमीटर हमको उस बेबी की एज के बारे में बताता है। इज इट क्लियर? तो अल्ट्रासोनोग्राफी में कैसे दिखेगा? तो ऐसे दिखेगा बाइपैराइटल डायमीटर। अल्ट्रासोनोग्राफी में आप देख सकते हो, ये देखो ये बाइपैराइटल, ये अल्ट्रासोनोग्राफिक फिल्म है, उसमें हम देख रहे हैं, ठीक है। क्लियर? अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या लिखा है। वेरियस मेजरमेंट यूज टू एस्टिमेट ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी और क्राउन रम्प लेंथ। तो कैसे कैसे हम जो हम ईडीडी निकाल सकते हैं, क्या है यहाँ पे एस्टिमेटेड डेट, एस्टिमेटेड जो है हम बेबी की गेस्टेशनल एज निकाल सकते हैं, या वेरियस मेजर यूज टू एस्टिमेटेड ईडीडी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट एट और क्राउन रम्प लेंथ, सीआरएल, बीपीडी, बीपीडी क्या हो गया? बाई पैराइटल डायमीटर,
AC क्या हो गया, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, ठीक है, और HC क्या हो गया, हेड सर्कमफेरेंस, एंड FL फीमोरल लेंथ। ये सब यूज की जाती हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालने के लिए। अल्ट्रासोनोग्राफी से भी डॉक्टर जो है आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बता देते हैं। अब देखो ईडीडी निकालने के लिए हम मैथ्स की कैलकुलेशन तो करते हैं, वहां से भी निकाल सकते हैं, बट एग्जैक्ट अगर हमको देखना हो तो हमको देखना भी तो है कि अंदर जो फीटस डेवलप हो रहा है क्या वो प्रॉपरली डेवलप हो रहा है, क्या उसमें कोई कंजेनाइटल डिसऑर्डर तो नहीं है, क्या उसमें इंट्रा यूट्राइन जो ग्रोथ रिटार्डेशन जो हम पढ़ते हैं, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, वो वाली कंडीशन तो नहीं है, कहीं कोई प्लासेंटा में प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं बच्चे को जो है इनसफिशिएंसी तो नहीं हो रही है, न्यूट्रिएंट्स की कमी तो नहीं हो रही है जिससे उसकी ग्रोथ में दिक्कत आ रही है। क्योंकि बेबी का सही टाइम पे बाहर आना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी बेबी जब माँ के पेट में है उसकी डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है, वो भी निर्भर करता है आपकी ईडीडी पे। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि वेरियस मेजरमेंट यूज्ड टू एस्टिमेट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आर क्राउन रम्प लेंथ, एक तो आ गया क्राउन रम्प लेंथ, ये भी हमको देखना होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के लिए। उसके बाद बीपीडी हम देखते हैं, ठीक है, बाइपेराइटल डायमीटर देखते हैं, उसके बाद एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस देखते हैं, उसके बाद हेड सर्कमफ्रेंस, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस बेबी का एब्डोमिन का सर्कमफ्रेंस, हेड का सर्कमफ्रेंस देखते हैं, और फिमोरल लेंथ बेबी की जो फिमोरल बोन है ना, थाई बोन जिसको हम बोलते हैं, तो फिमोरल लेंथ ये भी देखी जाती है। तो इतने क्राइटेरिया देखे जाते हैं ईडीडी के लिए। लेकिन यहाँ पे हमको पूछा गया था बीपीडी बाइपेराइटल डायमीटर इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर एस्टिमेटेड ऑफ ईडीडी। याद रखना जो बाइपेराइटल डायमीटर होता है यही मोस्ट एक्यूरेट, इन सब में सबसे मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होता है, बाइपेराइटल डायमीटर, जो ईडीडी देखने के लिए आर फ्रॉम 14 टू 24 वीक, ठीक है। वेरिएशन इसकी होती है ±8 डेज, ठीक है। अब 14 से 28 14 से लेकर 24 वीक, या तो 14 से 7 दिन नीचे भी हो सकता है, या 24 वीक से 7-8 दिन ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। 8 डे की वेरिएशन आती है। तो जो CRL है आपका, क्राउन रम्प लेंथ, गिव्स बेस्ट रिजल्ट इफ फीटल गेस्टेशनल एज इज मेजर्ड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। देखो अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हमने देखना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब कौन से वीक से कौन से वीक में हो गया, लगभग 4 से 12 वीक की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर हमको देखना है तो सबसे बेस्ट है CRL, ठीक है, सबसे बेस्ट है CRL। 12 के बाद 14 से लेकर 24 वीक की बात करेंगे, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर की बात हो रही है। सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर हम देखेंगे तो हमको बीपीडी से एस्टिमेशन मिलता है ईडीडी का। तो बीपीडी क्या हो गया, बाइपेराइटल डायमीटर, और CRL क्राउन रम्प लेंथ गिव बेस्ट result if fetal gestational age is measured in first trimester ±5 to 7 days। Is it clear? होप्स हो कि आपको ये एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड काफी अच्छे से समझ आई होगी। नहीं समझ आई है थोड़ा सा वीडियो को दोबारा से देखो, पीछे करके देखो, वापस से समझ आ जाएगा, धीरे धीरे करके समझो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ESIC स्टाफ नर्स फरवरी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके साथ में ये एम्स भोपाल 2018 में भी पूछा गया है। देखो 2 बार ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन काफी इजी है, ठीक है, नाम पता होना चाहिए आपको। अब नेगल्स रूल की बात हो रही है। नेगल्स रूल इज यूज्ड टू कैलकुलेट, नेगल साइंटिस्ट का नाम था, इसी नेगल ने एक मैथमेटिकल रूल दिया था जिससे हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालते थे, ईडीडी निकालते थे। इस नेगल रूल को यूज टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट यूज करने के लिए करते हैं, तो ईडीडी करने के लिए, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालने के लिए हम नेगल्स रूल को फॉलो करते हैं। इज इट क्लियर? याद रखना। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ईडीडी अकॉर्डिंग नेगल्स रूल, एडिंग क्या करना है नेगल्स रूल में, 9 मंथ को प्लस करना है, 7 दिन को प्लस करना है, ठीक है, समझ आ गया। मतलब 9 मंथ को प्लस करेंगे, 7 डेज टू फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इन 28 डे ऑफ साइकिल। ये इंपॉर्टेंट है, अगर साइकिल देखना है, अगर 28 दिन का साइकिल है तो हमने 7 दिन को ऐड करना है। क्लियर? समझ आ गया। अगर 28 से ज्यादा दिन का साइकिल है तो जितने ज्यादा दिन का साइकिल उतने 7 दिन में ऐड हो जाएंगे। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, समझ भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको याद रखना है बस 9 महीने ऐड करने हैं और 7 दिन ऐड करने हैं, साल तो चेंज हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखो एक पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ईडीडी निकालने का, तो क्या है, एग्जाम बीएसएफ नर्सिंग 2014 आया हुआ है क्वेश्चन। ध्यान से देखो कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ, ऐसे ही आपने निकालना है, और एक बार मैं समझाऊंगा, आगे आप ईडीडी में मास्टर हो जाओगे। तो ईडीडी निकालने का सबसे पहला, हाउ ईडीडी इज कैलकुलेटेड, क्या है फॉर्मूला ईडीडी का, तो मैंने आपको पहले ही बताया, 9 मंथ, 7 दिन और लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। इज इट क्लियर? तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए, 9 मंथ 7 डे एलएमपी। अब देखो उल्टा अगर करेंगे हम, एलएमपी 9 मंथ 10 डे, तो 10 डे तो नहीं आएगा, 7 डे ठीक है, लेकिन 8 ही महीने तो गलत हो गया, ऑल ऑफ द अबव तो नहीं आएगा, इसका ए आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपका इग्नू पोस्ट बेसिक नर्सिंग में आया है। इस क्वेश्चन को करने के बाद अब आपको ईडीडी में मास्टरी हो जाएगी, कैसे हम ईडीडी निकालते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब हमको एलएमपी पता है। एलएमपी क्या दिया हुआ है हमको,
रिपोर्टेड बाय प्रेग्नेंट वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन बताएगी वो है 26 जुलाई 2012। अब हमको ईडीडी निकालना है, तो हमको ईडीडी इसका निकालना है। तो मैंने आपको पहले बोला 7 डे, सबसे पहले 7 डे ऐड करो और 9 मंथ ऐड करो। क्लियर? अगर 26 में हम 7 दिन ऐड करेंगे तो 26 जुलाई है। क्लियर? अब हम पहले जुलाई से चले जाएंगे, यहां से चले जाएंगे, जो जुलाई है तो 27 26 है, 26 27 28 29 30 31 1 2 3। अब देखो पहले हम मंथ को करेंगे, जुलाई से 9 महीने ऐड करेंगे तो कितना आएगा? अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल। अप्रैल मंथ आ गया। तो यहां से जुलाई से जब हमने 9 महीने ऐड किए तो अप्रैल मंथ आ जाता है। डे 26 था, तो अब ये 26 अप्रैल है, प्लस करेंगे 7 डे इसमें। तो 26 अप्रैल में 7 डे ऐड करेंगे तो 26 से 27 28 29 30 फिर 1 2 3। देखो 26 से 26 अप्रैल हमारे पास आ गया, क्या मंथ आ गया, ये डिलीवरी का मंथ हमारे पास आ गया कि अप्रैल मंथ है। लेकिन हमने इसमें अभी 7 दिन ऐड करना है। 7 दिन जैसे ही हम ऐड करेंगे अप्रैल में, तो 26 के बाद देखो 27 28 29 30, ये तो अप्रैल महीना खत्म हो गया। तो कितने दिन आ गए हमने यहाँ पे? कितने दिन ऐड किए? 1 2 3 और 4 दिन अप्रैल में चले गए। और अभी हमारे पास कितने दिन बचते हैं? 4 हो गए, तो अभी 3 दिन बचते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो अप्रैल के बाद कौन सा महीना आ गया? मई, मई, मई और मई, मतलब 3 मई आ गई हमारे पास डेट। तो देखो 4th 5th 6th एंड 7th 7 दिन ऐड करने थे। तो यहाँ पे हमने 7 दिन जब ऐड किए, तो जब हमने 26 जुलाई 2012 है, तो 26 जुलाई के बाद 9 महीने ऐड करने के बाद ये अप्रैल आ जाता है। तो 12 से ये क्या हो गया? 2013 हो गया। अब इसमें हम जब 26 अप्रैल में 7 दिन ऐड करेंगे, 7 दिन ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 मई 2013। तो देखो 3 मई 2013 है कहीं क्या? तो बिल्कुल 3 मई 2013 है आपका आंसर। 3 मई 2013 इज द आंसर। अब देखो सेकेंड मई भी यहाँ पे दिया हुआ है इसने, क्लियर क्लोज है। 19 अप्रैल ये 30, ये तो बिल्कुल गलत है। हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास कैलकुलेट करके आ गया 3 मई। तो देखो आप देखो, हाँ 3 मई है। तो कैसे निकाला है? ईडीडी बाय नेगल्स फॉर्मूला, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ। तो 9 मंथ इसमें ऐड करेंगे प्लस 7 डेज लास्ट पे ऐड करेंगे। तो पहले 9 मंथ ऐड करेंगे। पहला स्टेप होगा 9 मंथ को ऐड करना फिर 7 डेज को ऐड करना। ठीक है, तो देखो 26 जुलाई 2012 प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज जब हमने किए तो 3 मई 2013 हमारे पास आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको? यहाँ पे बताया इसने कि एंटीनेटल मदर रिपोर्टेड हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। जो एंटीनेटल मदर आई थी केयर में, एएनसी क्लिनिक में, उसने रिपोर्ट किया कि लास्ट पीरियड जो है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था उसको? लास्ट पीरियड स्टेटेड 27, मतलब एलएमपी हमारे पास आ गया है। तो एलएमपी क्या है हमारे पास? अब आप निकालना स्टार्ट कर दो और आंसर जल्दी दे दो। 22 जुलाई कब है? 2014। तो जुलाई से, अभी हमने जुलाई वाला ही क्वेश्चन किया था, जुलाई से 9 महीने आगे करेंगे तो अप्रैल आ जाता है, ये हमको पता है। तो मतलब 22 अप्रैल में हम जब 9 महीने ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 22 जुलाई में जब हम 9 महीने ऐड करेंगे, 9 मंथ ऐड किए, तो कितना आ गया? जुलाई से ये अप्रैल हो जाता है, 22 अप्रैल। अब इसमें 7 डे ऐड करेंगे, तो 22 से 23 24 25 26 27 28 29 29, तो 29 अप्रैल आ गया। क्या 29 अप्रैल आ गया? तो 29 अप्रैल, अब ईयर भी तो चेंज हो जाएगा, 2015 हो जाएगा। तो ये आ गई आपकी 29 अप्रैल 2015। इसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या कहीं है? 29 देखो, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था? 22 जुलाई। देखो इतना मैंने आगे पढ़ा ही नहीं। एंड शी हैड अ रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड। रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड का मतलब 28 डेज का पीरियड है, तो मतलब 7 ही दिन करने हैं। विच लास्ट फ्रॉम 4 डेज, तो विच लास्ट फॉर 4 डेज, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कन्फर्मेंट? कन्फर्मेंट वही है, कन्फर्मेंट क्या है? किस दिन डिलीवरी होगी? तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हमको पूछा है, तो हमने निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो ईडीडी क्या दिया है? एलएमपी प्लस 1 ईयर माइनस, अब ये भी एक फॉर्मूला है ईडीडी का। ईडीडी में क्या करना है हमने? एलएमपी में 1 साल पहले ऐड करेंगे, 1 ईयर ऐड करेंगे, फिर 1 ईयर में जब 3 महीने निकालेंगे तो 12 में से 3 निकालेंगे यार, फिर 9 ही तो आ रहा है। ठीक है, अभी अलग तरीके से इसने किया।
LMP निकाला 1 ईयर -3 प्लस 7 डे, तो हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे, तो ये दोनों बातें तो एक ही हैं क्योंकि यहाँ 1 ईयर में -3 करके 9 मंथ ही तो आएगा। ठीक है, तो 22 जुलाई 14 को 1 ईयर -3 करेंगे तो 29 अप्रैल 2015 आ जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, RUHS पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2017 और जिपमर 2013। अब याद रखना, अगर EDD ही आपको नहीं आ रहा है तो यार फिर नर्सिंग करने का कोई मतलब नहीं है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, EDD सबको आता है ये। तो देखो समझो अब इसको वापस से, नहीं अगर आपको पहली बार देखा है आपने तो सीख लो एक बार, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। करना क्या है, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हमारे पास दिया है उसको हम पहले मंथ को 9 महीने आगे लेके जाएंगे, फिर डेट में से 7 दिन आगे करेंगे। तो महीना देखना हमको ध्यान रखना है कि 31 डेज का जो होगा और 30 डेज का मंथ होगा, डे ऐड करते हुए ध्यान रखना, और ईयर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब है assuming the menstrual cycle length as 32 days। अब देखो 28 डे होता है नॉर्मली, अब हो गया 32 डे। तो 28 में हम करते थे 7 दिन ऐड, और 32 में अब कितने करेंगे, तो 28 से 32 कितना डिफरेंस है, 4 दिन का डिफरेंस है, तो प्लस कर देंगे 4 दिन यहाँ। तो 28 से देखो 29, 30, 31, 32, तो 4 डेज है ना, 4 डेज ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो हम 7 दिन में 4 दिन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 डेज। मतलब अब फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 11 डे करेंगे, यहाँ 7 दिन नहीं करेंगे। क्यों 7 से 11 मैंने किया, यहाँ पे मैंने आपको रीजन बता दिया है कि 4 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डे ही 32 डेज तक है, एंड लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एज जून। कब है LMP हमारे पास, LMP क्या है हमारे पास, LMP हमारे पास 10th जून। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखो यहाँ पे ईयर शेयर कुछ नहीं है, मंथ डायरेक्ट पूछा है हमको इसने, तो हम अब 10 जून LMP है हमारे पास, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, LMP 10 जून है, प्लस 9 मंथ करो, 9 मंथ करो जरा, इसको जून को ले लो, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, हो गया 9 मंथ। मार्च आ गया, 10 मार्च, 10 मार्च को प्लस करो 11 दिन, तो 10 मार्च को जब हम 11 दिन जोड़ेंगे तो 21 मार्च आ जाएगा। क्या 21 मार्च आ जाएगा, क्या आंसर में 21 मार्च है, तो बिल्कुल है, मार्च 21 आंसर है ना, तो आंसर कर दो। देखो कितना इजी है, क्लियर? तो इजी है ना, ये कैलकुलेट करना बहुत इजी है, तो अभी सीख लो, बात खत्म हो गई। तो EDD ऑफ 10th जून प्लस 1 ईयर -3 प्लस 7 डेज, तो 17 मार्च आएगा। लेकिन अब देखो इसने पहले क्या निकाला था, पहले ये 17 मार्च निकाले, अगर आप बाय द वे 7 ही करो, ये 11 ना करो। अब देखो इसने किस तरीके से निकाला, इसने कहा कि LMP जो है हमारे पास, LMP कितना है हमारे पास, 10 जून। अगर हमारा फॉर्मूला हमको यही याद था, फॉर्मूला हमको क्या पता था कि 10 जून हमको क्या था, LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे। तो LMP में जब हम जून को कन्वर्ट करेंगे, 9 मंथ आगे चले जाएंगे तो आ जाता है मार्च। तो मार्च 10 मार्च है, प्लस 7 दिन करेंगे इसमें, 7 दिन जैसे ही हम करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये 17 मार्च। अब देखो ऑप्शन में 17 मार्च दिया है क्या इसने, देखो ये फंसाने के लिए डाला होगा पक्का, देखो 17 मार्च भी ऑप्शन में दिया है। तो जो बच्चा इस चीज को ध्यान से नहीं देखेगा ना कि 32 डेज की बात कर रहा है वो, कि 32 डेज का लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है। अब यहाँ पे 17 मार्च तो है लेकिन 32 है, तो 4 दिन लेट हुआ है ना, 4 दिन आगे बढ़े हैं तो 4 दिन ऐड होंगे, तो 4 दिन जब हम यहाँ पे 17 को 4 ऐड करेंगे तो 21 मार्च हो जाएगा ना। तो अब ये यहाँ से कान पकड़ो या यहाँ से कान पकड़ो, बात तो एक ही आ गई। तो वही बात आ गई यहाँ पे कि यहाँ पे क्या किया, अब ये 17 मार्च है, प्लस 4 डेज करेंगे इसमें, तो प्लस 4 दिन क्यों किया हमने, क्योंकि 32 डेज का जो है साइकिल है, 32 डेज का साइकिल है, नॉर्मली 28 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब 4 आ जाएगा, 32 माइनस 28, 4 डेज एक्स्ट्रा आ गए, तो हम इसमें 4 ऐड करेंगे, तो जैसे ही हम इसमें 4 ऐड कर देंगे तो ये बात कहाँ पे चले जाएगी, 21 मार्च पे चले जाएगी, आंसर आ गया। तो बिकॉज एज्यूमिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ एज 32 डेज, so ovulation will be occurred at 18th day of first day of last menstrual period। अब यहाँ पे अब एक चीज को समझो आप कि ऐसे तो ओवुलेशन 14th डे होती है, देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है 14th डे पे होती है ओवुलेशन, ठीक है, ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ओवुलेशन 14 डे, लेकिन ये 14th डे पे कब होती है, जब 28 डे का साइकिल होता है। क्योंकि एक ओवुलेशन सेक्रेटरी फेज जो होता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो फिक्स्ड होता है। जब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया तब मैंने बताई हुई है ये चीज, जो सेक्रेटरी डे मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो है ना, यहाँ पे ओवुलेशन हो रही है, ओवुलेशन के बाद जो है ना 14 डे जो है ये फिक्स है, ये फिक्स है। जो वेरिएशन मेंस्ट्रुअल साइकिल में आती है ना, दिन आगे बढ़े पीछे बढ़े, वो यहाँ वाले
मतलब प्रोलिफरेटिव वाले फेज में होती है, सेक्रेटरी वाले फेज में नहीं। तो प्रोलिफरेटिव वाले फेज में वेरिएशन हो सकती है, मतलब यहाँ पे ओवुलेशन होनी थी 14 डे, तो 18th डे हुई होगी ओवुलेशन। ठीक है, तो 18 को आगे प्लस 14 करेंगे तो 32 बन जाता है। समझ आ गया क्या? ठीक है, तो LMP देयरफॉर 4 मोर डेज शुड बी एडेड टू EDD, तो इसलिए 4 और दिन हमने ऐड करने हैं EDD में, बिकॉज ओवुलेशन ऑलवेज अकर 14th डे बिफोर द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट साइकिल, क्योंकि ओवुलेशन हमेशा कब होती है? 14 दिन पहले, क्योंकि सेक्रेटरी फेज फिक्स होता है। सो EDD विल बी 17 + 4 मींस 21 मार्च। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, LMP आपको दिया हुआ है 7 दिसंबर, कैलकुलेट करो EDD, पहले 9 महीने आगे चले जाओ, फिर 7 दिन करो और देखो क्या आता है। जल्दी से आंसर कमेंट में करेंगे। एक और आपके लिए मैंने होमवर्क रखा हुआ है, इसमें देखो LMP क्या है, तो 20 फरवरी 2016 इसका LMP है, तो EDD हमने निकालनी है। ये दो EDD आप खुद निकालोगे, आप खुद प्रैक्टिस करो और आंसर जल्दी दे दो। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन कहां पे आया हुआ है? ये DSSB स्टाफ नर्स 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्राइमरी ग्रेविडा, जो अभी पहली बार मदर जो है वो प्रेग्नेंट हुई है, ऐसे प्राइमरी ग्रेविडा, ये मैं GTPLS आगे जब टॉपिक आएगा उसमें बता दूंगा, फिलहाल याद रखो। प्राइमरी ग्रेविडा रिपोर्ट्स दैट हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्टेड ऑन जनवरी 15। अब देखो 15 जन क्या है, ये इसका LMP है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, एंड एंडेड ऑन जनवरी 20, और एंड कब हो रहा है? 20 जनवरी में एंड हो रहा है। यूजिंग नेगल्स रूल EDD विल बी, अब यहां पे देखो 15 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है और एंड कब हो रहा है? 20 को, 20 जनवरी को एंड हो रहा है, तो क्या इसका आंसर आएगा? अब यहां पे आप कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट करो, जल्दी से मुझे आंसर बताओ कि इसका जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है नेगल्स रूल यूज करके, वो क्या आएगा? अब 15 जनवरी इसका LMP है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, तो जैन से चले जाओ जरा 9 महीने आगे, 9 महीने आगे चले जाओ आप, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो अक्टूबर यहाँ पे आएगा, अक्टूबर इसका आंसर आएगा। तो सीधा 9 मंथ पे जब हम चले जाएंगे ना, तो अक्टूबर आ जाता है। तो अक्टूबर है क्या ऑप्शन में? अक्टूबर है, सीधा टिक करो, डेट निकालने की यहाँ जरूरत नहीं है। लेकिन अब देखो, अगर यहाँ पे अक्टूबर और दिया होता ना तो आप फंस सकते थे, क्योंकि सितंबर तो नहीं आएगा, नवंबर भी नहीं आएगा, दिसंबर भी नहीं आएगा, ये तो हमको पता चल गया, क्योंकि जैन से जैसे हम 9 मंथ आगे चले जाते हैं तो हमारे पास अक्टूबर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच क्या रखा है इसने, अब अक्टूबर की डेट अगर हम निकालें तो 15 अक्टूबर है मान के चलो, 15 अक्टूबर को हम 7 दिन ऐड करेंगे। 7 दिन जैसे हम ऐड करेंगे 15 अक्टूबर में, तो कितने दिन हो जाएंगे 7 दिन ऐड करने के बाद? देखो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो 22 अक्टूबर हो जाता है। क्या 22 अक्टूबर ये आंसर आ जाएगा? तो क्या 22 अक्टूबर है? तो बिल्कुल 22 अक्टूबर है। तो 15 जनवरी को उसका LMP है, एंडेड ऑन जनवरी 20, तो यूजिंग नेगल्स रूल, तो डायरेक्टली आंसर निकल गया हमारे पास अक्टूबर 22। इज इट क्लियर? तो EDD जो है फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मंथ, 9 मंथ निकाला हमने, तो फॉर्मूले से निकाला, तो 22 अक्टूबर इसका आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, EDD हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। दूसरा टॉपिक दूसरा, चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जो चेंजेस आ रहे हैं, और ANC एंटीनेटल केयर, इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कहाँ पे पहले पूछा गया है? तो केरला PSC में 2023 में क्वेश्चन आया, रिसेंट है एम्स रायपुर में 19 में क्वेश्चन आया है, और 2011 में इग्नू में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है? एवरेज वेट गेन ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, प्रेगनेंसी के दौरान मदर जो है अपना वेट गेन करती है, कितना वेट गेन करती है? तो याद रखना 12 kg वेट गेन होता है मदर का। अब यहाँ पे एवरेज में आपको बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस किस तरह से बन सकते हैं, वो सारी चीजें अब यहाँ पे आप सीख लो, समझ लो। तो नॉर्मल टोटल एवरेज वेट गेन ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी इज, तो क्या है होल प्रेगनेंसी के दौरान कितना वेट गेन करती है मदर? तो 11 से 12 kg लगभग। अब पाउंड्स में पूछें तो 24 to 26 पाउंड्स मदर वेट गेन करती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, 1 kg इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहला kg फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, 5 kg इन सेकंड ट्राइमेस्टर, और 5 kg जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो ये याद रखना कॉम्बिनेशन, 1 kg पहले ट्राइमेस्टर में, फिर 5 kg दूसरे में, फिर 5 kg तीसरे में, तो 5 + 1, तो 5 5 10 + 1 11 kg होगा, तो 11 से 12 किलो। इन नॉर्मल BMI वुमेन, जब बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स किसी नॉर्मल BMI अगर फीमेल का होगा, तो 20 to 26 BMI, जो कि नॉर्मल कितना होता है? 20 से 26 BMI।
ठीक है। इसके बाद जो है कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है ना, इससे बाद जो है ओवरवेट, फिर ओबीज वाली कैटेगरी आ जाती है। तो 29 तक ओवरवेट है, 29 के ऊपर जब चले जाता है बीएमआई तो ओबीज कंडीशन आ जाती है। तो आपको याद रखना है नॉर्मल बीएमआई 20 से 26 होता है। इसका वेट जो गेन होता है 11 से 15 केजी वेट गेन, एवरेज 12 केजी वेट गेन होता है। लेकिन अगर अंडरवेट वुमेन कोई हो, अंडरवेट मतलब 20 से नीचे बीएमआई जिसका होगा, तो बिलो बीएमआई लेस देन 19, तो देखो लिखा हुआ है बीएमआई अगर लेस देन 19 है तो इसमें वेट गेन कितना होगा, 11 टू 18 केजी वेट गेन। तो यहाँ पे वेट गेन बढ़ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मदर का जो वेट है वो कम है। अब डेवलपिंग फीटस होगा, बच्चे को जो है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो मदर का जो वेट 12 केजी बढ़ना था वो और ज्यादा बढ़ के 18 केजी तक जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि वो ऑलरेडी अंडर वेट है, उसको पहले बराबर करना पड़ेगा। तो ये नेचर ने फिक्स करके रखी है चीजें। क्लियर? अगर फीमेल ओवरवेट होगी, अब फीमेल का वेट पहले ही ज्यादा है तो इसका वेट उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा जितना नॉर्मल कंडीशन में बढ़ता है, और अगर नॉर्मल से भी कम है तो इसका थोड़ा बढ़ेगा, वो सेम कंडीशन है यहाँ पे। इन ओवरवेट एंड ओबीज वुमेन बीएमआई मोर देन 29 अगर हुआ तो 7 केजी वेट ही गेन होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आपने देखी है कि सिर्फ 7 केजी और 11 से 18 केजी जो है गेन होगा अगर बीएमआई लेस देन होगा। तो मतलब यहाँ पे 3 तरह के सवाल आपके पास आ जाते हैं। कितना वेट गेन होता है नॉर्मली? 11 से 12 केजी का वेट गेन होता है। तो अब बीएमआई की अगर हम बात करें तो बीएमआई अगर नॉर्मल है, नॉर्मल बीएमआई है, उसके बाद अगर फीमेल ओवरवेट है बीएमआई थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, और अगर अंडरवेट है, ओवरवेट, अंडरवेट है, थोड़ा मैं इसको ना एक ट्रिक बना के लिख दूं ताकि थोड़ा सा ग्राफ बना के दे दूं मैं आपको ताकि एक ही में आपको पता चल जाए। तो देखो, अगर आपका अगर आपका बीएमआई जो है, अगर आपका अगर बीएमआई जो है वो लेस देन 19 होगा, अगर लेस देन 19 होगा, बीएमआई लेस देन 19 होगा, तो फीमेल क्या है? अंडरवेट है। फीमेल को क्या हम बोलेंगे? ये अंडरवेट फीमेल है, इसका वेट जो है कम है। तो इसमें जो एवरेज गेन होगा, अंडरवेट होगी फीमेल, 19 से कम है, अंडरवेट है, तो इसमें जो वेट गेन होगा वो कितना होगा? वो होगा 18 से ये 11 से लेकर 18 केजी तक। लेकिन अगर बीएमआई जो है वो मोर देन, ज्यादा है, कितने से? अगर वो 29 से ज्यादा है तो ये ओबीज फीमेल हो गई। तो इसमें अब वेट गेन क्या होगा? कम होगा। वो कितना वेट गेन होगा? सिर्फ 7 केजी का वेट गेन होगा। अगर बीएमआई नॉर्मल है, ठीक है, बीएमआई नॉर्मल है, नॉर्मल बीएमआई कितना हो गया? ये नॉर्मल बीएमआई आपका कितना आ जाता है? 20 से 26 आ जाता है। तो इसमें कितना होता है? 11 से 12 केजी का गेन होता है। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, ध्यान से इसको फिर से रिपीट करके देख लेना। 2 बार बताने का यही तरीका था, यही मतलब था कि थोड़ा आपको याद भी हो जाए साथ साथ लेक्चर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचपीएसएससी स्टाफ नर्स 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप क्वेश्चन पढ़ लो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गला सूख रहा है। चलो देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2016 में पूछा गया, ट्राइमेस्टर वाइज वेट गेन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान, ट्राइमेस्टर के दौरान कैसे होता है? तो पहले ट्राइमेस्टर में 1, दूसरे में 5, तीसरे में 5, तो 155 है क्या कहीं? तो देखो 155 है, मैंने अभी बताया था पीछे आपको 155 केजी पड़ा हुआ है आंसर। तो इसको क्या ज्यादा देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, एग्जाम राक एमएससी नर्सिंग में आया हुआ है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट टर्म इज एस्टिमेटेड टू बी। कितना अमाउंट वाटर रिटेन करती है फीमेल? द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट टर्म, प्रेगनेंसी एट टर्म वाटर रिटेंशन कितना होता है? इज एस्टिमेटेड टू बी। कितना वाटर रिटेन करती है फीमेल? तो 6.5 लीटर वाटर रिटेन करती है। मतलब अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर रिटेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट टर्म इज एस्टिमेटेड टू बी 6.5 लीटर। एक्स्ट्रा मतलब नॉर्मली जितना चाहिए उससे 6.5 लीटर जो है ज्यादा फीमेल रखती है वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एग्जाम एम्स रायपुर में आया हुआ है, स्टाफ नर्स 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द फॉर्मूला विच इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ द फीटल वेट। फीटल वेट को निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं हम, उसको वो कौन कौन से हम फॉर्मूलाज यूज करते हैं फीटल का वेट निकालने के लिए, एस्टिमेशन ऑफ फीटल वेट निकालने के लिए? बताओ कौन सा फॉर्मूला आइडेंटिफाई करते हैं? तो क्या जॉनसन फॉर्मूला यूज करते हैं हम, ठीक है, शेपर्ड्स फॉर्मूला यूज करते हैं हम, या हेडलॉक्स फॉर्मूला यूज करते हैं? तो ये तीनों फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। तीनों फॉर्मूले, अब ये इनसे इतने क्वेश्चन नहीं आते, एक बार आया हुआ है, आप बस नाम याद रखो यहाँ पे कि आइडेंटिफाई फॉर्मूला निकालने के लिए, एस्टिमेटेड फॉर्मूला निकालने के लिए, बट बेबी का वेट निकालने के लिए कौन कौन से फॉर्मूला है? तो जॉनसन फॉर्मूला होता है,
ठीक है, शेफर्ड्स फॉर्मूला होता है, उसके बाद हेडलॉक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले अब इनकी डिटेल नहीं पूछते, बस नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एग्जाम एम्स रायपुर स्टाफनर्स 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द अप्रोक्सीमेट वेट गेन ऑफ द फिटस, जो अप्रोक्सीमेट वेट गेन होता है फिटस का बिटवीन 32 एंड 40 वीक ऑफ गेस्टेशन, ये कह रहा है 32 से लेकर 40 वीक ऑफ गेस्टेशन जो है, 40 वीक्स ऑफ गेस्टेशन जो है, इसके दौरान बेबी का जो वेट गेन है वो कितना होता है। कितना वेट गेन होता है बेबी का, याद रखना इसमें 25 ग्राम पर डे बेबी अपना वेट गेन करता है। तो ठीक है, इसका सी आ जाएगा आंसर, 25 ग्राम पर डे बेबी वेट गेन करता है। तो देखो मैक्सिमम रेट ऑफ फीटल वेट गेन इज 26.9 ग्राम पर डे। तो कितना हुआ मैक्सिमम, याद रखना 26.9, तो ये एट 32 तो 36 वीक, तो 32 से 36 वीक में, मतलब सबसे ज्यादा वेट गेन बेबी कब करता है, जब 32 से 36 वीक में फीमेल होती है, थर्ड ट्राइमेस्टर की बात हो रही है ऑफ प्रेगनेंसी, इट डिक्रीजेज टू 24 ग्राम पर डे। और उसके बाद ये जो देखो 32 से लेकर 36 वीक्स तक जो है फीमेल, ये बेबी जो है कितना वेट गेन कर रहा है, 26.9 ग्राम पर डे। एक दिन में लगभग 26.9 मतलब 27 ग्राम वेट जो है ये हाईएस्ट है। ठीक है, उसके बाद ये गिर जाता है, इट डिक्रीजेज इट, उसके बाद ये कम हो जाता है कब, 36 से 40 वीक में, तो कितना हो जाता है 24 ग्राम पर डे। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एग्जाम कहाँ पे पूछा गया है, ये RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाइपरट्रॉफिक सबेशियस ग्लैंड अराउंड निपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब देखो जो निपल है, फीमेल का जो निपल है, मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड में जो निपल होता है, इस निपल में, इस निपल के, ये जो निपल है, निपल के आसपास, थोड़ा मैं दोबारा से करता हूँ इसको, ये जो निपल है, निपल के आसपास एक डार्क डार्क जगह होती है, इसको हम एरियोला बोलते हैं। इस एरियोला में कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, आगे शायद डायग्राम भी अटैच की होगी, वहां बताऊंगा इनको हम क्या बोलते हैं। जो ये मतलब हाइपरट्रॉफी सेबेशियस ग्लैंड हो जाती है अराउंड निपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको हम क्या बोलते हैं, तो याद रखना उसको हम मोंटागमरी ट्यूब्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, मोंटागमरी ट्यूब्रिकल्स इनको हम कहते हैं। इज इट क्लियर। अब देखो मोंटागमरी ट्यूब्रिकल्स क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, तो ये डायग्राम में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो जो, अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, मोंटागमरी ग्लैंड्स, मोंटागमरी ग्लैंड्स कहाँ पे, ये निपल है, ये एरियोला है, और इस एरियोला में देखो ये छोटे छोटे बाहर की तरफ उभार आए ना, इनको हम मोंटागमरी ग्लैंड्स बोलते हैं। निपल के साथ में एरियोला, ये निपल आ गया, ये एरियोला आ गया, इसके अंदर मोंटागमरी ट्यूब्रिकल्स देखे गए हैं। तो देखो ये मोंटागमरी ट्यूब्रिकल्स यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी ग्लैंड से मोंटागमरी ट्यूब्रिकल्स, निपल, मिल्कलेट वगैरह ये सारी दी हुई। क्लियर। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझते हैं, क्या लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में। देखो हाइपरट्रॉफिक सबेशियस ग्लैंड, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। अब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं, हाइपरट्रॉफी दो वर्ड्स, एक हाइपरट्रॉफी, एक हाइपरप्लेसिया। हाइपरट्रॉफी मतलब ये सेल्स थी, सेल्स ने अपना साइज बड़ा कर दिया। हाइपरप्लेसिया मतलब ये सेल्स थी, साइज बड़ा नहीं किया, नंबर बड़ा कर दिया। तो यहाँ पे साइज बढ़ जाता है, यहाँ पे नंबर बढ़ जाता है। समझ आ गया। तो यहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो रही है सेबेशियस ग्लैंड की इन द एरियोला सराउंडिंग द निपल, इसको हम मोंटागमरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉल्ड मोंटागमरी ट्यूब्रिकल्स। इज इट क्लियर, बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपका एग्जाम RRB स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या था, विच पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट इज द मोंटागमरी ग्लैंड सिचुएटेड, कहाँ पे होते हैं, तो वो एरियोला वाले रीजन में होते हैं। तो देखो कहाँ है, नियर द बेस ऑफ द निपल। तो देखो लेक्टिफरस साइनस में तो नहीं होता है, लेक्टिफरस डक्ट में भी नहीं होता है, एल्वोलाई ऑफ लोब नहीं होता है, तो नियर द बेस ऑफ द निपल, निपल की बेस में, ये निपल है, इसकी बेस क्या है, एरियोला, तो यहाँ पे डी इसका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, कॉज इसके ऊपर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ पीछे, तभी होमवर्क में रखा हुआ है। तो एग्जाम आपका RUHS MSc नर्सिंग 2015 का क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या है, केरला PCS फेब 2013 में 23 में क्वेश्चन पूछा गया और एम्स पटना 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो क्वेश्चंस कब आए हैं, किस एग्जाम में आए हैं, ये स्लाइड लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज PYQ को कुछ लोग ऐसे ही समझते हैं कि यार इससे कुछ नहीं, बट PYQs ही सब कुछ है। अगर PYQs आपको आ रहे हैं, आप डायरेक्टली एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ रहे हो कि एग्जामिनर किस टॉपिक से किस डेप्थ तक कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, किस किस तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करके तोड़ मरोड़ के पूछ रहा है। आपको PYQ करने से क्या क्या पता चलता है, एक तो एग्जाम की लैंग्वेज पता चलती है, दूसरा किस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है वो पता चलती है, तीसरी चीज आपको ये पता चलती है कि अब जो आप प्रिडिक्शन आप में जनरेट होती है कि आप किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज PYQ जब हमने किए होते हैं तो हम फुली प्रिपेयर्ड होते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्कनिंग ऑफ स्किन ओवर द फोरहेड। अब फोरहेड के ऊपर डार्क हो रही है स्किन, ठीक है। उसके बाद ब्रिज ऑफ नोज, नोज ऑफ ब्रिज, यहाँ पे भी डार्क हो रही है। और चीक्स, चीक्स के ऊपर चीक बोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कार्ड। अब मतलब प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में कहीं कहीं जगहों पे डार्कनेस हो जाती है पिगमेंट की। इस साइन को हम क्या बोलते हैं? तो क्या हम इसको चार्डविक साइन बोलते हैं, क्या इसको हैगर साइन बोलते हैं, क्या लीनिया निग्रा बोलते हैं, क्या कोलाज्मा बोलते हैं? तो याद रखना इसको हम बोलते हैं कोलाज्मा। इज इट क्लियर? कैसा होता है कोलाज्मा? तो ये देखो साइन ऑफ सिम्टम ऑफ कोलाज्मा, कैसे डार्क स्किन हो रही है ना। ये देखो चीक्स के ऊपर डार्क स्किन हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डार्क डार्क हो रहा है, नोज ब्रिज पे डार्क डार्क हो रहा है, लिप्स के यहाँ है, देखो ये डार्क जो होती है। तो ये जो है इसी को हम कोलाज्मा बोलते हैं। तो क्या हुआ? कोलाज्मा आर मिलाज्म मीन्स, अब देखो कोलाज्मा बोलते हैं या मिलाज्मा बोलते हैं, मीन्स सिमेट्रिकली ब्राउनिश पिगमेंटेशन। तो ब्राउनिश पिगमेंटेशन हो जाती है, डार्क पैचेस पड़ जाते हैं ऑफ चीक, ठीक है। मोस्ट कॉमनली चीक पे, फेस पे, फोरहेड पे और टेम्पल्स पे। इट इट कॉल्ड मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। इसको हम और क्या बोलते हैं? मास्क ऑफ प्रेगनेंसी इफ अकर इन प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी में हो रहा हो तो हम इसको मास्क ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? कोलाज्मा बोलते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और ये साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे आया हुआ है? WCL स्टाफ नर्स 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया अ नोज वुड एक्सेप्ट कोलाज्मा, एक्सपेक्ट कोलाज्मा। देखो अब ऑन विच ऑफ द एरिया, कौन से एरिया में, नोज के कौन से एरिया में, ऑन विच ऑफ द एरिया, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज अ नर्स, क्या पढ़ रहा हूं यार मैं दोबारा पढ़ते हैं इसको। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया अ नर्स वुड एक्सपेक्ट कोलाज्मा। कौन से एरिया में नर्स जो है पेशेंट को देख रही है और कौन से एरिया में उसका जो है एक्सपेक्ट कर रही है कोलाज्मा होगा। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? तो चीक्स पे, फोरहेड पे है ना। तो देखो कहाँ है, ब्रेस्ट वगैरह, निपल, ये तो नहीं पाया जाता है। चेस्ट पे नहीं पाया जाता है, एब्डोमेन पे नहीं पाया जाता है। तो चीक्स, फोरहेड और नोज, ठीक है। डी इसका आंसर हो जाएगा। इजी था, होमवर्क में रखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द वाइट लाइंस फॉर्म्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर कॉल्ड। अब देखो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना तो उसके एब्डोमेन में एक व्हाइट कलर की लकीर बनती है। किस तरह से बनती है, क्या बनती है, मैं दिखा दूंगा आपको। उसको क्या बोलते हैं, याद रखना। इसको कैसे याद रखेंगे आप? तो द व्हाइट लाइन फॉर्म्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में एक व्हाइट लाइन बनती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्ट्रे ग्रेविडा, ठीक है। स्ट्रे ग्रेविडम, स्ट्रे ग्रेविडम उसको हम कहते हैं। तो स्ट्रे ग्रेविडम क्या होता है? देखो स्ट्रे ग्रेविडम स्ट्रेच मार्क्स है बेसिकली, ये देखो व्हाइट व्हाइट कलर के, क्लियर। तो स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं ना। तो क्या लिखा था? व्हाइट लाइन फॉर्म्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर कॉल्ड। तो क्या बोलेंगे इसको हम? स्ट्रे ग्रेविडम। ये बेसिकली स्ट्रेच मार्क्स हैं। देखो मैं आपको ये डायग्राम को ही, इस इमेज को ही थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये स्ट्रेच मार्क्स आपको भी होंगे अगर आप एकदम से अगर हम कभी फैट लूज करते हैं, एड्रप्टली फैट लूज करते हैं, फैट लॉस करते हैं, तो ये ग्रोइंस रीजन में पड़ जाते हैं। तो देखो ये जो निशान है, ये व्हाइट व्हाइट, इसी को हम बोलते हैं, क्लियर। तो अब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या लिखी हुई है? स्ट्रे ग्रेविडम और स्ट्रेच मार्क्स, देखो स्ट्रेच मार्क्स लिखा हुआ है, आर द फाइन pinkish white or gray lines seen in part of the body where skin has been stretched, जहां पे स्किन स्ट्रेच हुई है। अब देखो फीटस है पेट में, तो माँ का पेट जो है फूलेगा तो स्ट्रेचिंग होगी वहां पे। सीन ऑन थाई, थाई पे देखा गया, एब्डोमेन पे देखा गया है, ब्रेस्ट पे देखा गया है, ब्रेस्ट ऑफ वुमेन हु आर और हैव बीन प्रेग्नेंट, जो प्रेग्नेंट होती है उसमें ये देखा जाता है, क्लियर। तो क्वेश्चन ये हो गया आपका आरआरबी का था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे DSSB नर्सिंग ऑफिसर अगस्त 2019 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है? द ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेशन। अब यहाँ पे कौन सी थी? व्हाइट लाइन थी, व्हाइट लाइंस, क्लियर। एक लाइन नहीं है, लाइंस है यहाँ पे। तो बहुत सारी व्हाइट लाइंस थी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड एरिया इन द मिड लाइन। अब मिड लाइन है तो यहाँ से कैची लाइन पकड़ो। मिड लाइन स्ट्रेचिंग फ्रॉम कहां से कहां से, कहां से कहां से? जिफी स्टर्नम से लेकर आपके सिम्फाइसिस प्यूबिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जिफी स्टर्नम, स्टर्नम के ये जो स्टर्नम है ना, ये स्टर्नम जिसके साथ में बाद में रिब्स जुड़ी हैं, तो इसका नीचे वाला पोर्शन इसको बोलते हैं जिफी स्टर्नम। यहां से लेकर आपके सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये प्यूबिक बोन जहां पे जुड़ती है सिम्फाइसिस प्यूबिस, यहां से लेकर ऊपर की तरफ ये लाइन पूरी ऐसे बन जाती है पेट के ऊपर। इमेज दिखाऊंगा ज्यादा समझ आएगा। तो फ्रॉम जिफी स्टर्नम टू सिम्फाइसिस प्यूबिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? तो नाम याद रखना। यहाँ पे मिड लाइन स्ट्रेट तो लीनिया निग्रा इसको हम बोलते हैं। तो कैसी होती है? ये देखो लीनिया निग्रा। तो ये मदर प्रेग्नेंट है
और यहाँ इसका जिफिस्टर्नम है, यहाँ से ये लाइन देखो, ये लाइन स्टार्ट हुई है, दिख रही है ब्राउन कलर की, बिल्कुल हल्की सी लाइन, कहाँ तक जाएगी, ये जिफिस्टर्नम तक पूरा जाएगी। इसी को हम बोलते हैं लीनिया निग्रा। तो देखो लीनिया निग्रा इज अ डार्क लाइन दैट रन्स फ्रॉम अबव द एम्ब्लाइकस टू द प्यूबिस, एम्ब्लाइकस के ऊपर से जा रही है प्यूबिस तक, दैट मे बी सीन इन प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग लेटरल पार्ट ऑफ टर्म। तो लेटरल पार्ट ऑफ टर्म अगले जो जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट होती है लगभग सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में ये देखने को मिलता है, लगभग थर्ड ट्राइमेस्टर में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स रायपुर अगस्त 2019 में और राग 2016 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया, लीनिया निग्रा इन प्रेगनेंसी इज ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ विच हार्मोन, किस हार्मोन की वजह से लीनिया निग्रा बनता है। तो क्या ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, कोई लेना देना नहीं है, प्रोजेस्टेरोन का कोई लेना देना नहीं है, बेसिकली है क्या स्किन से रिलेटेड होगा, तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन का कोई लेना देना नहीं है। देखो मेलेनोसाइट, मेलेनिया, ठीक है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेट, मेलानिन आपको ना स्किन पिगमेंट, ठीक है, मेलानिन जैसे हमको जब भी हम धूप में निकलते हैं बहुत ज्यादा तो स्किन जो काली हो जाती है तो मेलानिन निकलता है, मेलानिन की सिक्रेशन होती है। क्लियर। तो मेलिटोसाइट जो है स्टिमुलेट करते हैं, मेलेनोसाइट स्टिमुलेशन हार्मोन की वजह से, एमएसएच की वजह से जो है ये लीनिया निग्रा बनता है। तो देखो द पिगमेंटरी चेंजेस इन लीनिया निग्रा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज प्रोबेबली ड्यू टू मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कहां से निकलता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। हार्मोन का नाम क्या है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रिम्स में पूछा गया है, ये यूपी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, सर्विकल चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर ऑल एक्सेप्ट। अब ये कह रहा है कि सर्विकल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, ये सब एक्सेप्ट, इसको छोड़ के। क्या, सर्विकल बिकम सॉफ्ट, क्या प्रेगनेंसी के दौरान सर्विकल जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। सर्विकल फील्स लाइक द लिप ऑफ द माउथ, क्या लिप ऑफ द माउथ की तरह सर्विक्स हो जाता है, सॉफ्ट होता है, लिप ऑफ द माउथ की तरह हो जाता है। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स होती है। उसके बाद सर्विक्स फील लाइक द टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज जैसी चीज कोई नहीं होती है। ये तीनों हमको देखने को मिलते हैं और तीनों को अलग अलग साइंस के नाम दिए हैं, ठीक है। वैसे ही चार्डविक वगैरह वो हैगर साइन वगैरह वो दिए हैं, आगे ये आएंगे वहां पे मैं आपको समझाऊंगा, पहले एक्सप्लेनेशन देखो। तो सर्विकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स आ गया। सॉफ्टनिंग, जब सर्विक्स सॉफ्ट होता है इसको हम बोलते हैं गुडलिन साइन और हैगर साइन। तो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो गई, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स, तो इसको हम बोलते हैं चार्डविक साइन, याद रखना। ये सब प्रेगनेंसी के साइन है। इंक्रीज सेक्रीशन विद विच कॉल्ड फिजियोलॉजिकल ल्यूचोरिया या ल्यूकोरिया ऑफ प्रेगनेंसी एंड सर्विक्स फील लाइक लिप ऑफ द माउथ। तो सर्विक्स लिप ऑफ द माउथ की तरह हो जाता है। सर्विक्स बिकम थिन, सर्विक्स पतला हो जाता है। मोर इलास्टिक एंड प्लेएबल, ठीक है। सर्विक्स डिस्क्राइब्ड एज द गेट कीपर ऑफ प्रेगनेंसी, सर्विक्स जो है गेट कीपर होता है प्रेगनेंसी का, यूट्रस के नीचे होता है, होल्ड करता है पूरा प्रेगनेंसी को। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी, ध्यान से पढ़ना, एक बार रिपीट, समझ आ जाएगा। अब देखो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखी। आज हमने सबसे इंपॉर्टेंट ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे निकालते हैं उसको समझा। उसके अलावा हमने एएनसी और कुछ प्रेगनेंसी के साइंस को भी देखा। आगे हम फिर से इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि एएनसी के शायद कुछ रहते हैं अभी, तो फिर से मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, कॉज टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, फिर लेक्चर अपलोड में और एडिट वगैरह उसमें दिक्कत आती है सॉफ्टवेयर में, तो इतने ही ड्यूरेशन का लेक्चर हम बना पा रहे हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओगे। मेन चीज रिवीजन जरूर करो, रिवाइज करते रहो करते रहो करते रहो, तभी सिलेक्शन होगा। और पीआर यादव जो हम पढ़ रहे हैं, इस पीआर यादव को हम अभी तो हमने कितने ही लेक्चर हुए, अभी हमने ओबीजी के कितना ही पोर्शन पढ़ा है, लगभग 20-30 पोर्शन ओबीजी का पढ़ा है हमने अभी। आपने देखा होगा कि अभी हमने F1 के भी कुछ टॉपिक्स उठाए, फंडामेंटल भी स्टार्ट किए। आने वाले दिनों में आपको मैं कम्युनिटी के भी कुछ लेक्चर दे दूंगा, तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं सभी सब्जेक्ट्स के थोड़े थोड़े 4-4, 5-5 लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा। ज्यादा मेन फोकस मेरा ऑब्स एंड गायनी के ऊपर है अभी, और साथ में F1 को भी मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूंगा। तो मेरा मेन फोकस है कि पहले मैं ऑब्स एंड गायनी को कंप्लीट करूं, बट कुछ लेक्चर बीच में जो फंडामेंटल के आ रहे हैं वो अभी कम्युनिटी के भी आएंगे और साथ में मेंटल हेल्थ के भी आएंगे। वो सिर्फ इसलिए आएंगे ताकि आपको जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली पता चल जाए, क्योंकि रोड मैप जो पूरा सिलेबस होता है वो पहले लेक्चर्स की स्लाइड्स में दिखा दूं आपको, ताकि आपके दिमाग में एक क्लियरिटी हो जाए कि हमको क्या क्या पोर्शन कितना कितना हमने पढ़ना है। उसके बाद हम एक ही सब्जेक्ट के पीछे लगते हैं, ठीक है।
तो अब 3 जो कम्युनिटीज है हमारी, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, तीनों पे जुड़ जाओ यार। तुम तीनों कम्युनिटीज तुम्हारे लिए बनी हुई है, तुम्हें नर्सिंग ऑफिसर बनाने के लिए ही ये तीनों कम्युनिटीज बनी है। आप ही के लिए सब कुछ हो रहा है ताकि आप अपने सपनों को चेज करो। और जो ये गंदा टैग लगा हुआ है नर्सेज के ऊपर, कि मतलब रेस्पेक्ट ही नहीं होती है ना, नर्स क्या है ये। जब आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे, हेल्थ केयर फैसिलिटी में पहुंच जाओगे, महीने का सीधी बात है लाख रुपया पकड़ोगे, तो फिर तुम्हें पता चलेगा। और तुम्हें पता है सैटरडे संडे ऑफ होता है यार, है ना, वीकेंड ऑफ होते हैं एम्स में। उसके अलावा इतने अलाउंसेस आपको एम्स देता है, इतने अलाउंसेस सेंट्रल हॉस्पिटल्स देते हैं ना, कि आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब देखने में बहुत गंदी लग रही है, क्या अजीब है नर्सिंग, क्या होगा। बट जब तुम नर्सिंग ऑफिसर बनोगे तब तुम्हें सारी चीजें समझ में आएंगी। बट उसको बनने के लिए, वहां पे उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको ये सारी जो मेहनत करवाई जा रही है, जिस शिद्दत के साथ, जिस मेहनत के साथ हम लगे हुए हैं, उसी मेहनत के साथ आपको भी लगना होगा। क्योंकि अभी तक यार तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, अभी तक तुम इस लेक्चर पे टिके हुए हो, दैट मीन्स तुम सीरियस हो, तुम ही नर्सिंग ऑफिसर बनने के काबिल हो। तो कमेंट में जरूर बताएं कि ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं आपको, कितनी हेल्प आपकी हो रही है, और कहाँ से इस लेक्चर को देख रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट, कोई झारखंड से देख रहा है, कोई लखनऊ से देख रहा है, कोई कहाँ से देख रहा है। तो प्लीज तुम भी बताओ कि तुम कहाँ से इस लेक्चर को देख रहे हो, कौन सी स्टेट से देख रहे हो, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो, कौन से ईयर में हो तुम बीएससी में, बीएससी पास आउट कर दिया है कि या नहीं, क्या जीएनएम कर रहे हो तुम, जीएनएम के बाद या तुम पोस्ट बीएससी कर रहे हो, या तुम ऑलरेडी किसी जॉब में हो और किसी बड़े एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। तो अपनी डिटेलिंग्स कुछ दो, जिससे हमें भी पता चले कि हमने जो ये आग जलाई है, इसकी चिंगारियां कहाँ कहाँ तक इंडिया में पहुंची है, और कितने स्टूडेंट जो है नर्सिंग ऑफिसर को चेज कर रहे हैं टीआर यादव सारथी बैच के थ्रू। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, कमेंट भर भर के करो, हाइप जरूर किया करो, शेयर जितना हो सके उतना ज्यादा करो, व्हाट्सएप ज्वाइन करो, क्योंकि आने वाले टाइम में व्हाट्सएप पे टेस्ट भी आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज इंस्टा पे डीएम करो, आपको इंस्टाग्राम के डीएम में हम लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।